हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। और मैं सुषमा आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं आज की इस क्लास में, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी क्लास हो, वो आप तक तुरंत तक पहुंच सके। ठीक है, तो सभी को जय मां सरस्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा आज हम लोग चैप्टर जो चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर के अगले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर के 2 क्लास को बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था और सेकेंड चैप्टर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। आज का ये जो क्लास है बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र किन किन पार्टों से मिलकर बना है, उन सभी पार्टों का अपना क्या क्या फंक्शंस है, क्या रोल है, क्या उसमें प्राइमरी ऑर्गन है और क्या सेकेंडरी ऑर्गन है, इन सभी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय मां सरस्वती। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जिस तरीके से मेल में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो प्राथमिक है, यानी वो मेन है, जैसे एग्जाम्पल हमने वृषण की बात करी थी, टेस्टिस की बात करी थी कि जो टेस्टिस है वो मेल में उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ही मेल में जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या हम ये कह सकते हैं उसमें बनना और रिलीज होना, ये सारी चीजें कहाँ है, एक वृषण के अंदर। इसी तरीके से फीमेल्स में भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स फॉर्मेशन है, और फीमेल्स में वो गैमेट जो बनते हैं उसको कहते हैं एग्स। फीमेल्स में ही मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो वो ओवरीज जिसको अंडाशय कहते हैं उस अंडाशय से ही रिलीज होते हैं। इन सभी पार्टों को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, यानी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो क्या बात करते हैं मादा जनन तंत्र। मादा, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आपने भी नोट डाउन करते हुए चलिए। मादा जनन तंत्र, जिसको कहते हैं फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कई ऐसे पार्ट हैं, उन सभी पार्टों से ये मिलकर बनते हैं, यानी बहुत सारे पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे अंग हैं या बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिन ऑर्गन से मिलकर ये मेल का जो ये फीमेल का ये जो जनन तंत्र है, ये जनन तंत्र क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 2 मेन ऐसे ऑर्गन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 ऐसे मेन ऑर्गन हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं, जैसे अगर हम प्राइमरी एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक, क्या बोलेंगे, प्राथमिक बोलेंगे, प्राथमिक या तो मुख्य अंग बोलेंगे। ठीक है,
या तो इसको हम प्राथमिक अंग कहेंगे या तो इसको हम मुख्य। मुख्य का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसे पार्ट की बात हो रही है जो क्या है, उसका मेन पार्ट है। क्या है उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है। दूसरा को बोलेंगे द्वितीय। द्वितीय द्वितीय क्या, या सहायक अंग। या तो इसको बोलेंगे द्वितीय या तो हम बोलेंगे सहायक अंग, ठीक है। तो प्राथमिक या मुख्य अंग, सेकेंड है द्वितीय क्या, सहायक अंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राथमिक अंग है वो क्या है, ये फंक्शंस क्या करता है। सभी पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बेटा हम प्राथमिक अंग की बात करते हैं तो प्राथमिक अंग के अंतर्गत क्या आएगा, तो प्राथमिक अंग के अंतर्गत आएगा अंडाशय। जैसे मेल में क्या था, ठीक है, मेल में क्या था, मेल में वृषण था, उसी तरीके से इसमें क्या होंगे, अंडाशय होंगे। इस अंडाशय का दो काम होगा, एक काम होगा अंडाणु को बनाना, ठीक है, और दूसरा हार्मोन्स को रिलीज करना, ठीक है। अंडाणु बनाना, हार्मोन्स रिलीज करना, और वो हार्मोन्स क्या होंगे, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है, एक हार्मोन्स है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। यानी जो देखो इसके मेन फंक्शंस हो गए, एक अद्भुत कार्य हो गया। जो बाकी के जो द्वितीयक अंग होंगे या जो सहायक अंग होंगे वो उस फंक्शंस को नहीं करेंगे। अगर कोई कर रहा है तो वो प्राइमरी ही करेगा, ना कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेगा, ठीक है। तो ये अंडाशय है, और अंडाशय में दो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। एक चीज यानी दो फंक्शन से करेंगे, एक करेंगे एग्स का फॉर्मेशन यानी अंडे का निर्माण, और सेकंड करेंगे हार्मोन्स को रिलीज यानी कि इसका स्राव करेंगे, और उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब द्वितीय अंग की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय अंग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं, जैसे कई सारे पार्ट शामिल हैं। उस पार्ट में से एक पार्ट का नाम है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ठीक है, क्या है, अंडवाहिनी। उसके बाद बेटा गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय। उसके बाद आपका है ग्रीवा, ठीक है, और फोर्थ पे है योनि। तो ये सभी क्या है, यानी इंग्लिश में अगर इनको बोले, इंग्लिश में बोले तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूटरस, यूटरस, सर्विक्स, सर्विक्स, और वजाइना, सर्विक्स और वजाइना। तो ये सभी ऑर्गन्स क्या है, ये सभी ऑर्गन्स है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या हम कह सकते हैं द्वितीय अंग, या हम कह सकते हैं सहायक अंग। बेटा ये ना तो गैमेट को बनाएंगे और ना ही ये हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ना ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और ना ही यहाँ पे ये हार्मोन्स रिलीज करने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल ये जरूर करेंगे कि ओवरीज के अंदर जो एग्स बन रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उस एग का जो फंक्शंस है, उस हार्मोन्स का जो काम है, यानी एग जिस लिए बना उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हार्मोन्स अगर ओवरीज से रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने के बाद उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जितने भी आपके एसेसरी ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये हेल्प करने का काम करेंगे, सहायता देने का काम करेंगे, बल्कि ये मुख्य काम या प्राथमिकता इनकी नहीं होती है। प्राथमिकता अगर किसी की होती है तो वो किसकी होती है, अंडाशय की, क्योंकि इसमें ही एग का फॉर्मेशन है और इसमें ही हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, मादा जनन तंत्र स्ट्रक्चर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इन सभी इतने ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। अब इसी ऑर्गन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन सभी का फंक्शंस क्या है।
अगर बेटा ये नाम आपको सुनी सुनाई लग रही है, क्योंकि देखो यूट्रस को ही आम भाषा में, गांव घर की भाषा में इसको हम कहते हैं बच्चेदानी। बच्चेदानी यानी जिसमें क्या हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है। कोई भी मनुष्य है, ठीक है, चाहे एक आम इंसान हो, ठीक है, कोई भी मनुष्य है, हर मनुष्य अपने माँ की कोख से 9 महीने पल के ही आया होता है। अपवाद स्वरूप कोई 7 महीने में ही जन्म ले लेता है ना, कोई 8 महीने में ही जन्म ले लेता है, कोई 9 महीने में जन्म लेता है, लेकिन मेच्योर जो डिलीवरी होती है वो 9 मंथ की होती है। और लगभग लगभग जो बच्चे बर्थ करते हैं वो 9 मंथ पे ही करते हैं। बहुत कम चांसेस में 8 महीने या 7 महीने के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने, 9 मंथ के। तो ये यहाँ पे ये जो गैमीट है, ये गैमीट यानी जो एक क्या करेगा, स्पर्म से फ्यूज कर जाएगा, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा, गैमीट बन जाएगा। गैमीट क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और उस एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो को रोपित करने का काम यानी उसको ग्रहण करने का काम, उसके आगे के विकास का काम कौन करता है, यूट्रस करता है। यानी फर्टिलाइजेशन तो ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया की बात करी जाए, यानी जो ये गैमेट बना अंडाशय के अंदर, इस गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो अंडवाहिनी के अंदर हो जाएगा। तो अंडवाहिनी का काम क्या है, निषेचन को करना। गर्भाशय का काम क्या है, बच्चे को रोपण करना, बच्चे को 9 मंथ तक उसका क्या करना, विकास करना, वृद्धि करना, परिवर्धन करना। और सेकेंड दो चीज यहाँ पे बचती है, एक ग्रीवा और एक योनि। ये जो ग्रीवा है ये बच्चे के जन्म नाल के टाइम पे काम करती है, ठीक है, यानी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जब प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं, यानी कभी, क्योंकि देखो डिलीवरी के वक्त में, नेचुरल डिलीवरी के टाइम में जो माँ होती है उसमें जो दर्द होते हैं ना, वो कंटिन्यू एक जैसा नहीं होता। कुछ क्षण के लिए, किसी किसी में 15 मिनट पे, किसी में 20 मिनट में, किसी की में 10 मिनट पे, ठीक है, किसी में घंटों घंटों पे वो क्या होता है, दर्द दोहराया जाता है। तो जब अचानक क्या होता है, दर्द बढ़ता है, नहीं इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे सर्विक्स क्या करती है, जब दर्द बढ़ेगा तो इसका फैलाव बढ़ेगा, अब जब दर्द कम होगा तो इसका फैलाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बर्थ कैनाल का काम करती है। इसीलिए बेटा वजाइना को और सर्विक्स को हम दोनों को मिला के कहते हैं ये बर्थ कैनाल का काम करेंगी, यानी एक बच्चे को जन्म देने का काम करती है। जो नॉर्मल डिलीवरी होगी ये इन्हीं दोनों मार्गों के, ये दोनों जो रास्ते हैं और ये दोनों जो अंग हैं यही पार्टिसिपेट करेंगे और एक प्राकृतिक प्रसव होगा, ठीक है। और अगर ऑपरेशन की क्रिया होगी, सी सेक्शन होगी, तो वो हमारे बॉडीज की, यानी जो हमारी पेट है उसके सिमल लेयर को कट करके बेबी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उल्टे नाशपाती। नाशपाती तो सबने देखी होगी, है ना, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैम हमने नाशपाती नहीं देखा। तो ये उल्टे नाशपाती के आकार की, ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार की ये संरचना होती है। ठीक है, किस तरीके से उल्टे नाशपाती के आकार की ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, फिर इसमें एक जोड़ी, ठीक है, कितनी, एक जोड़ी ओवरीज, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, यानी एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती है।
और यही ओवरीज क्या है, यानी यही अंडाशय क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो ओवरीज है ये किसके द्वारा, स्नायु के द्वारा, किसके द्वारा, स्नायु, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। तो ये लिगामेंट के द्वारा फिम्ब्रियाई से, यानी जो झिल्ली है और ये जो गर्भाशय है उससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्या करेंगे, यानी ये स्नायु के द्वारा या लिगामेंट के द्वारा, जैसे हम कहते हैं बेटा हमारे पास एक बोन है, ठीक है, ये हमारी एक हड्डी है, जैसे ये हमारा जुड़ाव है, ठीक है, ये एक जुड़ाव है। तो यहाँ पे जो हमारे अगर नी ये इस हैंड की बात करें तो ये हैंड हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मुड़ जा रहा है। अब क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि एक हड्डी हमारी ये है, एक बोन्स हमारी ये है, इस बोन्स को बीच में जो बाइंड करी वो क्या होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, ये लिगामेंट क्या करे, उसको बाइंड करने का काम। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ज्वाइंट है, जहां यहाँ जोड़ है, इस जोड़ पे ही क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए ये मुड़ जा रहा है तो यहाँ पे हड्डियों का क्या है, जोड़ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, लिगामेंट यानी कि स्नायु है। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है और उसके बाद सेकेंडरी जो ऑर्गन गर्भाशय है, उसको एक दूसरे से जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे फंक्शंस क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्नायु या फिर लिगामेंट कहते हैं। एक लेफ्ट साइड में और एक क्या है, राइट साइड में है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो पार्ट पूरा है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। ठीक है, इस गर्भाशय जो है, ठीक है, फीमेल्स में जो ओवरीज है ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, इनमें अगर गर्भाशय की बात करी जाए तो फीमेल्स का जो गर्भाशय है ये 3 भागों से, कितने, यानी इसके परत की बात कर लें तो इसके 3 परतें होती हैं। ठीक है, कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। ठीक है, 3 परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर एक एक पार्ट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एक एक पार्ट्स की बात करें तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं योनि। तो ये मैथुन अंग है, उसके बाद ये बच्चे को जन्म देने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीवा है, और ग्रीवा को ही हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। ठीक है, ओवरीज है, क्या है ये, ओवरीज, अंडाशय। अब अंडाशय में क्या होगा, यानी ओवरी, तो इस ओवरी के अंदर क्या बनेंगे, एक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अंडाणु का फॉर्मेशन होगा, और इस अंडाणु को हम कहते हैं एग कहेंगे, या फिर ओवा भी कह सकते हैं, या फिर ओवम भी कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, इन तो तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद बेटा ऊपर चलते हैं। तो हमने क्या बात करी है, एक संरचना पाई जाती है, संरचना को हम कहते हैं स्नायु। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्नायु, यानी कि लिगामेंट। इस लिगामेंट के द्वारा ही, यानी जो गर्भाशय और अंडवाहिनी, यानी अंडाशय को गर्भाशय और फिम्ब्रियाई से क्या करती है, बांधे रखने का काम करती है। ठीक है, ये जो फिम्ब्रियाई है, छोटे छोटे जैसे हमारी उंगलियों के प्रवर्त होते हैं, उंगली के प्रवर्त जैसे संरचना को बेटा हम कहते हैं झिल्ली कहते हैं। झिल्ली, इंग्लिश में इसको हम फिम्ब्री, फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री कहते हैं। उसके बाद ये चौड़ा सा जो पार्ट है, इस चौड़े से भाग को बोलते हैं कीपक। कीपक यानी इनफंडेबुलम। ठीक है बेटा, तो ओवुलेशन के दौरान, जब ओवुलेशन का पीरियड्स होता है तो अंडाशय के अंदर से जो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हम क्या बोले कि जो फर्टिलाइजेशन है बेटा वो अंडवाहिनी के अंदर हो रहा है, और एक का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अंडाशय के अंदर हो रहा है। तो अंडाशय से अंडवाहिनी में ये जाएगा कैसे, अंडे तो क्या होते हैं, नॉर्मोटाइल होते हैं, यानी इनके पास हाथ, पांव, पैर, सीलिया, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता। अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट के पास एक फ्लैजिला है,
उसके पास मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए एक फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उस फ्लैजला के वजह से ही वो मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में लिक्विड के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन फीमेल्स में ऐसा तो है नहीं, फीमेल्स का जो गैमेट एग्स है उसमें कोई भी फ्लैजला, सीलिया, हाथ, पांव, पैर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज क्या सकते हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए कोई भी उसके पास ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी में छोटे छोटे क्या होती है, सीलियां लगी होती है। क्या होती है, छोटी छोटी सीलियां लगी होती हैं, और अंडोत्सर्ग के दौरान ये जो एक जब बन जाते हैं तो ये फिम्ब्रियाई क्या करती है, इसको कैच करती है। ठीक है, कैच करने के बाद कीपक के बाद सीलिया के माध्यम से ये यहाँ इस पार्ट यानी जो एम्पुला, जो निषेचन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं तुम्बिका, तो ये तुम्बिका के पास क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, तुम्बिका, और ये पार्ट जिसको हम कहते हैं संकीर्ण पथ। ठीक है, संकीर्ण पथ हो गया। और यहाँ पे जो एम्पुला पार्ट है यानी जिसको हम कहते हैं तुम्बिका, इस तुम्बिका में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो बाहर वाली लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं परिगर्भाशय। बीच वाली लेयर को, जहाँ पे बच्चे का रोपण होता है, उसको हम कहते हैं मध्य गर्भाशय, क्योंकि मध्य गर्भाशय में ही बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है। और ये जो रेड वाली लेयर है इसको हम कहते हैं अंतःगर्भाशय। तो ये अंतःगर्भाशय कहीं न कहीं इम्प्लांटेशन के लिए एक मोटी परत बनती है, और इसके साथ साथ जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, सगर्भता नहीं हुई, तो ये लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और यही लेयर आर्तव चक्र का काम करती है, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स, अंशी, यानी आम भाषा में उसको कुछ भी कह सकते हैं। यानी जो महिलाओं में हर महीने में पीरियड्स आते हैं, तो उस पीरियड्स आने के जिम्मेदार कोई अगर कोई ऑर्गन है, कोई लेयर है, तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर ही होती है। अब ये चीज बेटा कैसे होती है, ये चीज अगर आपने पूरी कहानी इस डायग्राम से ही समझ ली, तो फिर आप इसके बारे में खुद से लिख सकते हो। आपको मुझे लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। अब इस चीज को हमने पूरे स्ट्रक्चर की बात कर ली है, और ये आपको छोटी सी कैविटी दिख रही है, गुहा, तो इस गुहा में ही जब एंडोमेट्रियम में बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसकी साइज तो बढ़ती है। ठीक है, साइज तो बढ़ती है, तो साइज जब बढ़ती है तो फिर इसी गर्भाशय में क्या होता है, बच्चे का पूरा विकास होता है, यानी 9 मंथ तक बच्चे का क्या होगा, विकास होता है। अब इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना है। एक टॉपिक बेटा आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आर्तव चक्र, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मैं आगे के पार्ट में पढ़ाऊंगी। मैं थोड़ा सा बस आपको बता दे रही हूँ कि हर गर्ल्स में, या हम सिंपल से कर दें कि हर महिलाओं में आर्तव चक्र पाया जाता है, और ये आर्तव चक्र 28 से 29 दिन के बाद दोहराया जाता है, यानी हर महीने ये आना ही आना है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड्स के 14वां दिन, यानी जो मिड पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, या मध्य के जो दिन होते हैं, उसमें एक अंडे क्या होते हैं, बन के वो अंडाशय से निकल के वो अंडवाहिनी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और वो अंडवाहिनी में कहाँ जाते हैं, यानी यहाँ पे मान लो एक बना, ठीक है, पीरियड्स के 14वें दिन पे ये यहाँ से निकल के फिम्ब्रियाई के थ्रू कीपक में गए, कीपक के बाद ये सीलिया के थ्रू कहाँ चले गए, एम्पुला में प्रवेश कर गए। जब बेटा ये एम्पुला में प्रवेश कर जाते हैं, तो अगर यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल गैमेट यानी शुक्राणु आया, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद विलयन होगा, और विलयन के बाद क्या होगा, विलयन की प्रोसेस हुई, और फिर बच्चे का मध्य गर्भाशय में इम्प्लांटेशन हो गया, और धीरे धीरे उसके 9 मंथ तक विकास होगा। उसके बाद प्रसव की क्रिया, और उसके बाद दुग्ध स्राव हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महीने ये क्रिया हो, क्योंकि एक बच्चे को, अगर एक मेच्योर बच्चे को जन्म देने के लिए 9 मंथ चाहिए, यानी लगभग 1 से 1.5 साल तो चाहिए। अब ये भी नहीं कि अगर कोई महिला है वो एक बच्चे को जन्म दे के, एक बेबी को जन्म दे और तुरंत उसने प्रेग्नेंट हो गया, ये तो होना नहीं है। तो हर महीने ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर महीने फीमेल्स में एग्स बनते हैं, और वो एग के अंदर वो चाह होती है कि वो फर्टिलाइज हो सके, इसके साथ मेल गैमेट यानी स्पर्म के साथ। ठीक है, अब किसी भी सिचुएशन में अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी अंडाणु शुक्राणु का आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो बेटा होता क्या है,
यहाँ पे क्या होगा कि ये जो गैमेट है, यानी जो अंडे बने हैं, वो क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपना अपना जीवन काल होता है। तो इनका भी जो जीवन काल है, हम कह सकते हैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन इतने के होगा या कुछ घंटों का होता है, ठीक है। तो ये जितना भी इनके जीवन काल के थ्रू अगर इसमें मेल गैमेट आया तो फर्टिलाइज हो गए, नहीं आया तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे जो एंड्रोमेटियम की जो रेड वाली आपको लेयर दिख रही है, लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ये टूटने लगती है, और ये लेयर टूट के, और यहाँ पे ये जो एग है ये इसके डेथ करके, ठीक है, पीरियड्स यानी ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड के साथ ये लेयर्स क्या होती हैं, बाहर रिलीज होती हैं, हर महीने के 28 से 29वें दिन पे दोहराई जाती है, इसी को हम कहते हैं आर्तो चक्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आपके एग्जाम में आर्तो चक्र भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ मादा जनन तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। ये संरचना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार ये आता ही आता है, और इसके साथ सिर्फ ये डायग्राम ही नहीं आते, आपको लिखने के लिए भी आते हैं। जैसे मैं बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करूं बेटा, तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा इसका डायग्राम पूछ दिया तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वही यूपी बोर्ड के बच्चे की बात करी जाए तो फिर वहां पे आपको इसका डायग्राम भी बनाना है, प्लस इसके बारे में आपने लिखना भी है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चलते हैं। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करना, याद कर लेना, और एक बार फिर से याद रखना कि मादा जनन तंत्र जो है ये दो इसके मेन पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं अंडाशय, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या जिसको मुख्य अंग भी कह सकते हैं। ये जो मुख्य अंग है इसका काम होता है एग का फॉर्मेशन करना, ठीक है, यानी फीमेल्स गैमेट, या हम कह सकते हैं मादा युग्मक का निर्माण करना। और जो सहायक अंग होते हैं वो होते हैं बेटा आपके अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। अंडवाहिनी का काम होता है निषेचन करना, और अंडवाहिनी जो है 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। एक पार्ट जो कहलाती है कीपक, सेकेंड पार्ट कहलाता है तुम्बिका, और थर्ड पार्ट कहलाता है संकरण। गर्भाशय की भी 3 लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो परिगर्भाशय, बीच वाली जो लेयर है वो मध्य गर्भाशय, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो अंतर्गर्भाशय। ग्रीवा का काम होता है बच्चे के जन्म में, और यहाँ पे योनि का काम होता है बच्चे के जन्म में, और इसके साथ साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये गैमेट को ग्रहण करने का भी काम करती है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब इसके एक एक पार्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है, यानी हम एक एक पार्ट के बारे में लिखेंगे। आप सभी हेडिंग क्या डालोगे, अंडा से, ठीक है, आप सारे बच्चे हेडिंग डालोगे अंडा से। ठीक है, चलिए इसमें बेटा पहले पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे कि यह मादा का, ठीक है, यह मादा का, यानी जो फीमेल्स है, मादा का प्राथमिक प्राथमिक अंग है, यानी जो फीमेल्स है उसमें भी फीमेल्स का क्या है, ये प्राथमिक अंग है, ठीक है, क्या है, ये प्राथमिक अंग है जो मादा युग्मक का निर्माण करती हैं, ठीक है, जो ये मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट अंडाणु,
यानी एग, एग का निर्माण करती है। ठीक है, एग का निर्माण क्या करती है, ये निर्माण करने का ये काम करती है, यानी कि क्या करेंगे, ये निर्माण करती है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि उदर के नीचे, ठीक है, उदर के, उदर के नीचे दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ी, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, यानी क्या करेंगे, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं कहाँ पे, यानी उदर के नीचे, यानी जो ये हमारा उदर भाग है, उदर भाग के नीचे दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों साइड क्या होते हैं, एक जोड़ी ओवरीज प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, महिलाओं में। ठीक है, किसमें बेटा प्रेजेंट होती है, महिलाओं में ये प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, आगे क्या लिखते हैं बेटा, जो प्रत्येक अंडाशय होगा, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय, नेक्स्ट पार्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि प्रत्येक, प्रत्येक अंडाशय 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होंगी, ये लंबी होती है, सॉरी 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, लंबी, एक से, ठीक है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर या 1 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 मीटर, ठीक है, लगभग तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। 1 सेंटीमीटर क्या होती है, ये मोटी होती है। लगभग लगभग कितना, यानी 1 सेंटीमीटर की बात करी जाए तो ये 1 सेंटीमीटर क्या होंगे, ये मोटा होते हैं। क्या होता है, ये ओवरीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या क्या है, और इसके साथ साथ बेटा प्रत्येक अंडाशय में, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, अंडाशय की बात, यानी अंडाशय की हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 1 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। और ये बादाम के जैसे, जैसे हम लोग बादाम खाते हैं, बादाम की संरचना थोड़ी सी चपटी जैसी होती है, तो ये बादाम की संरचना जैसे होते हैं। ठीक है, और यही नहीं, ये हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। इस एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ एग फॉर्मेशन की क्रिया को भी पूर्ण करते हैं, यानी ये एग को भी बनाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, हम अंडवाहिनी की। ठीक है, हेडिंग आप क्या डालोगे, अंडवाहिनी, सारे बच्चे हेडिंग डालोगे अंडवाहिनी। तो बेटा
अगर हम अंडवाहिनी को हम कहते हैं फैलोपियन, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से? बेटा एक भाग है, एक भाग कीपक भाग है, ठीक है। कितने? इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक पार्ट जिसका नाम है कीपक, एक पार्ट जिसका नाम है संकीर्णन पथ, संकीर्णन पथ, और एक नाम है जिसका तुम्बिका। या हम कह सकते हैं एम्पुला, ठीक है। तो देखो कीपक की बात करते हैं तो ये जो कीपक है बेटा ये क्या करते हैं? अंडे का मोचन, अंडे का मोचन करते हैं। मोचन का मतलब हम कह सकते हैं ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना। बेटा ये क्या करती है? ये जो एम्पुला पार्ट कीपक को ये जोड़ने का काम करते हैं। नहीं, पतली सी सकरा नली होती है जो गर्भाशय को और अंडाशय जो एम्पुला पार्ट है उसको एक दूसरे से बाइंड करने का काम करती है। एम्पुला की बात करते हैं बेटा तो यहीं पे निषेचन होता है। तो निषेचन किसका होता है? एग का, और ये जो स्पर्म है, यानी यहीं पे इस एग से, ठीक है, यहीं पे इस एग से जो स्पर्म है, ठीक है, ये जो मेल गैमेट है ये क्या कर जाते हैं? फर्टिलाइज कर जाते हैं, यानी निषेचन की क्रिया। तो एम्पुला पार्ट में क्या हो जाता है? निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद, ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें, उसके बाद जो बचता है, ठीक है, इसके बाद जो ये ग्रीवा है, ठीक है, ग्रीवा प्लस जो योनि है ये दोनों किसका काम है? इन दोनों का काम कर है बच्चे को जन्म देने में, बच्चे के जन्म में ये क्या करती है? काम करती है। और इसके साथ साथ फीमेल्स में जो वजाइना है ये क्या करती है? एक नाखून अंग है, ठीक है। तो ये सभी जो पार्ट है, इतने जो सारे पार्ट हैं, सभी पार्ट मिलकर क्या करते हैं? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही। अब इसमें भी आती है सहायक ग्रंथि, यानी कि फीमेल्स में स्तन ग्रंथि पाई जाती है और एक बार्थोलिन ग्रंथि होती है। ये दोनों जो ग्रंथियां होंगी ये हम लोग इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा हमारा अगला पार्ट होगा शुक्राणु जनन, अंड जनन, आठों चक्र, निषेचन, प्रसव, दुग्ध स्राव, ठीक है। पर ये चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी जैसे हमने पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया है ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके ये भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। फिर से एक बार जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चों के पास आपको पहुँचानी है, ठीक है। चलिए सभी को बाय बाय।